अहमदाबाद से मुंबई आए थे बनने फिल्म डायरेक्टर, बन गए स्क्रिप्ट राइटर एंड टुडे ही इज बेटर नोन एज अ लिरिसिस्ट. Friends, let's trace the journey of our guest for the day, Mayur Puri. Let's welcome him first. Welcome to ETC Bollywood Business. Thank you for having me, Kumar. अहमदाबाद में आप क्या करते थे और आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन तो पेड़ों पे चढ़ के और दोस्तों के साथ बदमाशियां करके और जैसे नॉर्मल जैसे हमारे ज़माने में बचपन हुआ करता था, अब तो वैसा है अब तो इंटरनेट के कंप्यूटर के सामने आईपैड के हाथ में होते. करेक्ट, मेरे बच्चे वही गेम्स खेलते रहते हैं पूरा दिन राउंड. But I had a real child, what I like to call a real childhood. I had great friends. क्रिकेट खेलते थे, सब करते थे, स्कूल भी जाते थे, पढ़ते भी थे, मगर होमवर्क तो कभी जिंदगी में किया नहीं. मगर पढ़ाई लिखाई से ऊब नहीं थी, नफरत नहीं थी. But it was just not that you were a bookworm. Not a bookworm, but I was very fond of reading. But not really a bookworm. But in college I became one. When I came to college suddenly वो 16 मतलब 18 साल की उम्र में सडनली मेरे को ये हो गया कि बहुत पढ़ना चाहिए. तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता था और अहमदाबाद में एक लाइब्रेरी है हमारे यहाँ एमजे लाइब्रेरी. उस लाइब्रेरी में 4.5 लाख किताबें थी उन दिनों. तो मेरा ये था कि मैं इसमें से मतलब कम से कम 450 तो पढ़ी लूँ. एंड आई थिंक आई मैनेज टू रीड फेयर बिट इन माय कॉलेज. और किस किस्म की बुक्स पढ़ते थे? आई यूज्ड टू रीड एवरीथिंग, पोएट्री, प्लेज. वुडी एलन के 4 स्क्रीन प्लेज वहाँ पे एक रैक में पड़े हुए थे जो 30 साल से किसी ने इश्यू नहीं किए थे उस लाइब्रेरी में. धूल खा रहे थे वो. मैंने बोला दैट बिकेम माय टेक्स्ट बुक बिकॉज मैं अहमदाबाद में रहता था. मैंने कोई फिल्म कोर्स नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि इसको पैन बोलते हैं या इसको टिल्ट अप या टिल्ट डाउन बोलते हैं. मगर मैं सीन्स लिखता था, मैं खुद अपने सिनेरियोज में ड्रॉ करके बनाता था कि यहाँ से ऐसे ट्रैवल होगा, यहाँ से एक्टर आएगा. सब बड़ा टेक्निकली बड़ा करेक्ट होता था, मेटिकुलस डिटेल. मगर मुझे ये नहीं पता होता था कि इसको ये बोलते हैं इसको. फिर जब वो वुडी एलन के स्क्रीन प्लेस कॉलेज में मेरे हाथ में आए तब 4 साल तक मैं उनको रेगुलर रीइश्यू करता रहा. वो बुक को मैंने वो बुक को अलग नहीं रखा अपने से. वो स्टारडस्ट, मेमोरीज, मैनहट्टन, एनी हॉल, ये 4 फिल्में उसके अंदर थी. और वो मैं मतलब पढ़ता गया. एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न्ड अबाउट स्क्रीन राइटिंग इज फ्रॉम दैट वन बुक. रियली? या. सो दैट यूज्ड टू हैपन. फिर कॉलेज में मुझे ब्रेक मिलने लगा. मैंने थिएटर काफ़ी किया तो मुझे काफ़ी और मैं पहले से मेरा ये था कि मैं कुछ टेक्निकल काम करूं ताकि ज़्यादा जगह पे काम कर सकूं, ज़्यादा लोगों के साथ, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग. तो मैं म्यूजिक में घुस गया. मगर फैमिली में कोई बॉलीवुड का हिस्सा नहीं? नॉट एट ऑल. दूर तक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. माय डैड वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यूज्ड टू वर्क इन रेलवेज. माय मॉम इज अ हाउसवाइफ. ना फैमिली में कोई कहीं पे कोई किसी का दूर से बॉलीवुड से रिश्ता नहीं था. इसीलिए बहुत स्ट्रगल करके घर से निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल. अपोजिशन हुआ बहुत. मेरे डैड ने यहाँ तक ये कर दिया था कि मतलब यू कैन नॉट गो, इफ यू गो यू कैन नॉट कम बैक. वो जो एक टिपिकल जो घरों में सीन्स होते हैं वो सारे हो गए. और अब मेरे डैड जब मैं जाता हूँ तो मुझे लेके अपने सब दोस्तों के पास घुमाते हैं. बोलते आई टोल्ड यू टू गो टू बॉम्बे. ऐसे लायर डैड. जिसे नहीं, मैं से ऊपर से दिखावा करता था कि तुम ना जाओ, मगर अंदर से मैं चाहता ही था. तो ये मेरा एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहा है कि मैं हर स्क्रिप्ट में या कहीं पे भी ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं किसी बहुत छोटे, कलोल नाम का एक छोटा सा शहर है कुंवर जी, बहुत छोटा, मतलब अहमदाबाद से 27 किलोमीटर दूर है. मैं लोगों को अहमदाबाद बोलता हूँ, मैं कलोल भी नहीं बोलता क्योंकि कहाँ ढूंढेंगे मैं. इतनी छोटी जगह से मैं उठ के अगर आ सकता हूँ यहाँ तक तो कोई भी कर सकता है कुछ. तो यहाँ जब मुंबई आए आप कलोल से, डर लगा? 700 रुपये लेके मैं आया था. ऑफकोर्स बहुत डरा हुआ था. तो मुंबई में पहले से दोस्त थे? कुछ दोस्त थे मुंबई में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी कर रहे थे. उसमें से खास मेरा दोस्त था लाजन जोसेफ ओमन, जिन्होंने बाद में मुन्ना भाई MBBS का 2 स्क्रीन प्ले उन्होंने किया है. तो लाजन के घर पे मैं रुका था कुछ दिनों के लिए. लाजन का एक दोस्त हुआ करता था उस जमाने में जो शायद वो भी असिस्ट करने की कोशिश कर रहा था. तो उसने मुझे बड़ी हेल्प की. हेमंत घोष उसका नाम था. उसने मुझे 40 नेम्स एंड नंबर्स दिए एक कागज पे लिखे. उस लिस्ट में नीचे कहीं एक संजय गढ़वी का नाम था कि ये आदमी भी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बनी नहीं है पहले से, तो तुम उसको जाके मिल लो. तो मैंने फ़ोन किया, गढ़वी ने मुझे बुलाया. 15 मिनट का वक्त उन्होंने मुझे दिया था. हम 3.5 घंटे बाद खड़े हुए, हम दुनिया भर की बातें करते हुए. एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद मी एंड ही सेड कि आई एम नॉट मेकिंग अ फिल्म राइट नाउ, बट द डे आई मेक माई फिल्म यू विल बी माई चीफ एडी, आई प्रॉमिस यू. अरे वाह. सीधा चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर. और जब उन्होंने मुझे रखा उसके अगले हफ्ते ही उन्हें फिल्म मिल गई बनाने के लिए. छोटी फिल्म थी तेरे लिए, जिसके गाने बड़े अच्छे थे. प्रीतम की पहली फिल्म थी. प्रीतम और प्रीतम वो जोड़ी थी. तो उनका म्यूजिक था और सोनू निगम ने सारे गाने गाए थे और बड़ी छोटी फिल्म थी उस समय. उसमें आपने मैं चीफ एडी था, चीफ असिस्टेंट.
और तो उस वक्त जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मतलब मुझे तो पता नहीं था कि उनको फिल्म मिल गई है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि इस तरह से मेरे को एक फिल्म, छोटी फिल्म मिली है, ये वो, तुम अभी आ जाओ। तो तीसरे ही दिन बॉम्बे में मेरे पास जॉब थी। तो मैंने स्ट्रगल की, वेरी वेरी लकी, आई वाज वेरी लकी। बट मेरी स्ट्रगल कुमार जी, जो हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि स्ट्रगल काम ढूंढने की नहीं होती, स्ट्रगल काम करने की, कर दिखाने की, निरंतर करते रहने की स्ट्रगल होती है। आई हैव एन एग्जाम एवरी फ्राइडे, राइट, वी हैव एन एग्जाम एवरी फ्राइडे। सो मेरा होमवर्क खत्म नहीं होगा जिंदगी में, मैं होमवर्क करता ही रहूंगा। मयूर, आप असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बने, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुड हैव बीन कि आप डायरेक्टर बन गए। फिर आप डायरेक्टर क्यों नहीं बने? मैं बहुत अच्छा आदमी मैं बहुत अच्छा, बहुत मददगार हूँ, लोगों की बहुत हेल्प करता हूँ। मैं हर वक्त, हर साल मैंने किसी न किसी दोस्त की हेल्प करने के लिए अपनी फिल्म स्टार्ट नहीं की। कभी पुराने एहसानों का बोझ चुकाना था, कभी ये था कि अरे ये बेचारा फिल्म पहले इसकी बन जाए फिर मैं अपनी बना लूँ। तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को हेल्प किया, यंग डायरेक्टर्स को जो बना रहे फिल्म या कोशिश कर रहे थे। कभी स्क्रिप्ट में किसी को ज़रूरत पड़ी कि नहीं पहले मेरी स्क्रिप्ट कर दे उसके बाद। और एक हमेशा से मैं फिल्म फैमिली से नहीं हूँ ना, मैं बॉम्बे से हूँ, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए, अपनी फैमिली को रखने के लिए। तो एक कॉन्सेंट स्ट्रगल, हर महीने वो एक चंद अमाउंट आपको ज़रूरत पड़ती है, वो चाहिए। जावेद साहब ने बहुत अच्छा लिखा है वो एक जगह पे कि हर एक का खुशी से फासला बस 2 कदम है, हर एक घर में बस एक कमरा ही कम है। तो वैसे मेरे घर में भी एक कमरा कम है, तो वो एक कमरे की क्षतिपूर्ति के लिए मैं लगा हुआ। अब मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, ये 13 साल मुझे हो गए यहाँ पे, 14 साल होने को आए। तो मैंने मेरा एक एक्स्ट्रा घर था, मैंने बेच दिया। अब उसके जो पैसे आए हैं उससे मैं 6 महीना साल घर पे बैठूंगा, नहीं काम करूंगा, अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा और अपनी फिल्म बनाऊंगा। तो लिरिक्स राइटिंग में कैसे घुस गया? प्रीतम की वजह से। इसका सारा दोष, क्रेडिट, ब्लेम जो भी है एक ही इंसान को जाता है, प्रीतम चक्रवर्ती। जब मैं यशराज में असिस्टेंट था, प्रीतम जब पिच करता था ट्यून्स अपनी एक दो ने, जब वो सुनाता था, तो मुझे और संजय भाई को समझ में आता है ट्यून्स की वो, लेकिन किसी और को सुनाने के लिए अगर उस पर कुछ भी डमी वर्ड्स हो, अल्फाज हो, तो बेहतर होता है। तो आदि सर को प्रेजेंट करने के लिए अक्सर मैं डमी लिखा करता था। मैं बड़े मजाक में प्रीतम को डमी लिख के दिया करता था, बहुत हंसते खेलते ऐसे, अच्छा तेरे को मीटिंग में सुना, अच्छा ऐसा करके, ऐसे करके मैं लिख देता था। कई बार वो डमी फाइनल हो जाते थे। अब उसमें नाम गया है किसी लिरिसिस्ट का जिसने वो पिक्चर के गाने लिखे हैं, मगर वो डमी मेरा है, ठीक है। ऐसा कहीं, और मैं आई यूज्ड टू नॉट माइंड बिकॉज आई नेवर टुक लिरिक राइटिंग सीरियसली एज अ करियर ऑप्शन। मुझे हमेशा मजाक लगता था। फिर ऐसा हुआ 2004 में, मैंने 2004 धूम रिलीज होने के बाद एंड में 2000 धूम में भी आप असिस्टेंट थे? आई वाज द एसोसिएट डायरेक्टर। 2004 में रिलीज हुई, 2004 एंड में मैंने यशराज से निकल के मैंने अपना पर्सनल लिखना शुरू किया औरों के लिए। और उस वक्त भी मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं, मगर उसकी वजह से मैंने, और आदि सर से मेरा बहुत अच्छा भी है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आदित्य चोपड़ा, मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे मुझे एक ऑप्शन मिला है, तो देखो जरूर जाओ, तुम तो केपेबल हो ही, कुछ कर ही लोगे लाइफ में, और ये तो घर है तुम्हारा, कभी भी आ सकते। तो मैं निकल गया उस वक्त। तब तक मैं लिरिक्स नहीं लिखता था, क्योंकि मैं 99 से बॉम्बे में, ये 2004 की बात हो गई। 2005 में एक दिन सडनली मेरे को प्रीतम का फोन आया, बोला यहाँ हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडियो में, और सोनू निगम आके बैठे हुए हैं, और मुखड़ा जो तुमने एक डब्बी मेरे लिए बनाया था वो हो गया, और गा भी दिया सोनू, 15 मिनट में आ जाओ और अंतरे लिख दो। ये मेरा पहला गाना था। ये कौन सी फिल्म? ये चॉकलेट नाम की फिल्म थी। हाँ, और वो गाना था हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समाजा, वो वाला गाना था। तो चॉकलेट फिल्म के लिए तो वो मैं आया, और उसका भी मुझे कोई सिचुएशन का ब्रीफ नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैसे भी था, विवेक ने मुझे जो बताया, डायरेक्टर उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा दिया उसका, और मैंने लिखा वो हिसाब से, क्योंकि मुश्किल था, वो पहली बार मैं कर रहा था, और 15 मिनट में मतलब करना था, बिकॉज द सिंगर वाज ऑलरेडी देयर एंड इट वाज नॉट हैपनिंग। तो मेरा पहला गाना ऐसे ही हुआ, मतलब एकदम विदाउट एनी प्रेशर। उसके बाद प्रीतम ने ये ट्रिक मेरे साथ में कई कुछ बार और की कि इसको तो अच्छा है लास्ट मिनट में बोला लो तो लिख देता, वरना नहीं लिखता। तो इस तरीके से करके मैंने कुछ गाने, चॉकलेट के सारे गाने, फिर 3 गाने जो बचे थे वो तीनों मैंने लिखे। उसके बाद फाइट क्लब, ऐसे करके फिल्में मेरे को मिलती गई लिखने के लिए, मैं लिखता गया गाने। बहुत सीरियस नहीं था उस बात को, मगर पैसे आते रहे। पैसे आते रहे, वो भी जरूरी था, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका था, तो आई हैड टू सर्वाइव एंड तो वो करता रहा। प्यार के साइड इफेक्ट्स वाज माय फर्स्ट सोलो एल्बम, जिसमें सारे गाने मेरे थे। हाँ, उसमें काफी अच्छे तौबा में प्यार करके पछताया, वो जाने क्या चाहे मन मांगा, पिक्चर भी बहुत अच्छी, पिक्चर भी अच्छी थी।
तो वो तो इस तरीके तो से मेरा रिकग्निशन मिला, ये कहना सही होगा? बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा। कई लोगों को पता नहीं अभी कि मैंने स्ट्रगल के दिनों में क्या क्या किया है मगर किया है बहुत कुछ। तो लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखता था। मैं साल में 6, 7, 8 गाने लिखता था, उससे ज्यादा नहीं लिखता था। क्योंकि मैंने कभी उसको सीरियसली लिया नहीं। 2009 2010 में ये हुआ कि मैं डायरेक्टर बना। मुझे एक फिल्म दी गई दोस्ती में। ईशा देओल मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने कहा मेरे लिए फिल्म बनाओ, तो मैंने बनाना शुरू किया। हेमा जी प्रोड्यूसर थी और खैर उसमें बहुत सारे टट्टे फसाद हुए उस फिल्म में। फिर मैंने छोड़ दी वो फिल्म। फिर हेमा जी ने कंप्लीट की? हेमा जी ने रीशूट, ऑलमोस्ट रीशूट की फिल्म उन्होंने। तो काफी क्यों ऐसा क्या हुआ? मैं आपको बताऊं कमल जी, आपके शो पे आने का एक बहुत बड़ा ये भी है मेरी इच्छा थी कि मैं आऊँ, क्योंकि हेमा जी यहीं आपके शो पे आई थी और उन्होंने मुझे इस पूरे प्रोसेस में जिस बात का सबसे ज्यादा दुख हुआ और जो लगा था वो ये था कि मैं तो आई वॉज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, आई कुड नॉट ओपन माई माउथ। तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ उस फिल्म के दौरान। इंटेंशन किसी की खराब नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता है। हेमा जी भी बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है, मेरी दोस्त की माँ है, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं समझता हूँ ईशा की माँ है, मेरी दोस्त की मम्मी है। मैं उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहूँगा या कुछ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, बहुत हद तक के थे। इस हद तक के थे कि वो रिजॉल्व नहीं हो सकते थे। तो मुझे कोई तरीका नहीं था। मेरी और उनकी सोच ये अलग थी। मैं जिन चीज़ों पे हंसना चाहता, मैं जिस चीज़ को सटायर या पैरोडी करना चाहता था, वो उन चीज़ों को सीरियसली ले रही थी स्क्रिप्ट में। अब स्क्रिप्ट देखिए, अगर आप 50,000 डायरेक्टर्स को देंगे तो अलग तरीके से बनेगी। सबका नजरिया अलग होता है। हाँ, तो जब उन्होंने एडिट देखा, उनको नहीं समझ में आई फिल्म, उनको लगा ये तो कुछ अलग ही बन रही है। तो उस बात को लेके बहुत, और मेरा ये था कि मेरी पहली फिल्म में मैं नहीं अगर मुझे वैसे ही डायरेक्टर बनना होता तो मैं बहुत वर्षों पहले बन गया होता। मुझसे नहीं होता है वो, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। तो उस बात को लेके बहुत मतलब ये हुआ था। और हेमा जी यहाँ आई थी आपके शो पे और आके उन्होंने बोला भी था कि वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अब आपका शो पूरा हिंदुस्तान देखता है, मेरे माँ बाप भी देखते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ हुई मेरे साथ में। तो मुझे उस वक्त बहुत बहुत दुख हुआ, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि ठीक है, ये फिल्म मुझे नहीं करनी, अब मैं ये नहीं करूँगा। अगर मैं सच्चा हूँ, अगर मैं सही हूँ, तो कभी ना कभी तो मैं कोई फिल्म बनाऊंगा, या मैं जो भी काम करूँगा मुझे उससे प्यार मिलेगा लोगों का, अब तक भी मिलता है। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स एंड नो रिग्रेट्स एंड ऑल दैट। तो आई वेंट इनटू अ हाइडिंग। मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैं ग्रोन अप से थक चुका था, ग्रोन अप से डील कर करके बड़े लोगों से। तो मैंने सोचा मैं बच्चों के साथ काम करूँगा। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया कॉल्ड स्टोरी सर्कस। तो मैं वहाँ पे पपेट शोज करता था बच्चों के साथ में। मैं और मेरी वाइफ हम पपेट शोज करके बच्चों को पढ़ाते थे। Really? जी। तो एक साल मैंने वो किया। उस दौरान मैं फिर से आदि सर को मिला, आदित्य चोपड़ा को, यशराज में जाके। उन्होंने कहा तू कहाँ गायब हो गया है, तू कुछ काम नहीं कर रहा है बॉलीवुड में, ये। तो मैंने बोला हाँ सर, मैं बहुत, मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये सेट पर तू गाने लिख, तू सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है जब तू गाने लिखता है। तो मैंने कहा पर आदित्य सर वो कोई प्रोफेशन थोड़ी है आदित्य सर बोले तू बेवकूफ है। you do something that you enjoy, for which you are getting paid, and you are getting recognition also. इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? तो you focus seriously. तो ऐसे बट सर मैं तो साल के 5 गाने लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा क्यों, तुम साल के 20 गाने लिखो ना। क्यों ये नहीं सोचते कि टॉप 10 में तुम्हारा कोई गाना हो, या 2 गाने हो, या 4 गाने हो। और मुझे वो बात लगी काफ़ी। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं सीरियसली गाने लिखना शुरू करता हूँ। और मैंने लिखना शुरू किया सीरियसली। पिछले साल 2012 मैंने बैठ के 20 गाने से ऊपर लिखे। और इस साल जनवरी में एक काउंटडाउन था जिसमें 10 में से 6 गाने मिले थे। वाओ। 4 ABCD के लिए, 2 रेस के लिए। वाओ। तो ये मैं जो बोलता हूँ कि अगर आप कोशिश करें अपने सर्कमस्टेंसेस से राइज करने की और मेहनत करने की, जो आपने शुरू में बोला था, हाँ, तो आप जरूर अचीव कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। So and I'm happy I'm saying this on your show because this is actually the first interview which is going inside Mayurpuri. आज से पहले मैंने जितने इंटरव्यूज दिए वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में, वो मेरे बारे में नहीं। इसीलिए I'm happy to open up here that I've gone through a lot of things, but I'm happy that I've come. You reached where you reached. Yeah, तो and I'm ऐसे still I'm going. अभी तो start. Exactly, अभी तो शुरू हुई है जरी। बट मयूर ऐसे में कभी निराश होके, दिल छोटा करके ये नहीं सोचा कि पापा ने सही कहा था कि मुंबई नहीं जाओ, वो उस वहां पर कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट एंड हार के आ जाओगे? मेरी फैमिली मेरे बड़े क्लोज है, मॉम डैड, मेरा भाई यहाँ पे बॉम्बे में मेरे साथ में, माई वाइफ, माई 2 किड्स। मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर मैं हताश या निराश होकर बैठ जाऊंगा तो इनका क्या होगा। इन सबकी बड़ी उम्मीद है मुझसे। मुझे सरोकार इस बात से होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये मेरे हाथ में नहीं। आज मेरा प्रोड्यूसर मुझे ना समझे, मुझे अपनी फिल्म से निकाल दे, ये मेरे हाथ में नहीं है।
मैं अपना काम जानता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। मगर जब हेमा जी ने इस शो पर बोला और आपके मम्मी डैडी ने देखा, उसका तो सवाल उठा होगा, फोन आया होगा। वही सबसे बड़ी बात है ना। 35 साल की उम्र में रोया घर में बैठ के, क्योंकि मुझे दुख हुआ कि ये मैं डिजर्व नहीं। उनके फोन आने पर रोए कि नहीं, मैं जानता था वो देख रहे हैं, मुझे पता था आप भी देख रहे थे और मैं भी देख रहा था, और मुझे भी बुरा लगा। रोना लग गया। हाँ, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं हो सकता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ शायद किसी के लिए, मगर ये मैं डिजर्व नहीं करता कि आप नेशनल मीडिया पे आके आप मेरे बारे में ऐसी बात कहें जो सच नहीं है। और जो आपको सोचना चाहिए कि हर एक इंसान की भी एक फैमिली है। आप एक बंद कमरे में बैठ के 4 बातें कर लो, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लो। मैं हर एक मीटिंग में गया हूँ, फेडरेशन में गया हूँ, डायरेक्टर्स एसोसिएशन मेरे साथ में रही है, राइटर्स एसोसिएशन मेरे साथ में, मुझे मेरे सारे हक दिलवाए इन एसोसिएशन। फेडरेशन हैज स्टूड बिहाइंड मी, एंड दैट इज in this case. सो आई एम अ विनर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मगर ये किसी को नहीं पता है कि मैं किन शर्तों पे जीता हूँ वो बैटल जो थी। मुझे एक कमरे में बिठा के और 12 प्रोड्यूसर्स ने एक साथ अटैक किया है और कहा है कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम निकल जाओगे इस इंडस्ट्री से, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम किससे भिड़ रहे हो, तुम क्यों ये सब कर रहे हो। आई सेड ठीक है, फेयर इनफ, बट इफ पीपल वांट मी आई विल बी हियर। You producers are not making this industry. Audience has kept me here. Audience has kept me alive. आपने उसके बाद भी स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं, डायलॉग्स भी लिखे हैं, येट आप रिकग्नाइज हो रहे हैं बतौर लिरिक्स राइटिंग। तो ऐसा क्यों? Why are you better known as a lyricist than as a writer? I still think that as screenplay और डायलॉग में मुझे ओम शांति से बड़ा बेनिफिट हुआ था। पिक्चर अभी बाकी है, बिकेम अ कल्ट लाइन, आज भी यूज करते हैं लोग। और फरार में हमेशा हंसते कि अगर 1 रुपया हमको मिले हर बार कोई यूज करे लाइन, तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, एक चुटकी सिंदूर की। तो उसके डायलॉग बड़े कल्ट थे, बड़े मतलब आज तक लोग उसको ये करते हैं। मगर बिकॉज इट वॉज सच अ बिग फिल्म, तो कहीं खो गया मेरा नाम उसमें। मतलब इट बिकेम अ शाहरुख फिल्म, इट बिकेम अ फारा फिल्म। फिर भी मुझे बहुत रिकग्निशन मिला। लिरिक्स का एक अलग ही पूरा माहौल होता है कि म्यूजिक डायरेक्टली कनेक्ट्स विद पीपल। और ये मैंने देखा है, लोगों को बड़ा होता है कि अरे क्या है, किसने लिखा है, तो लिरिक्स को फिर भी अपना ड्यू मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। और जो फिल्म आप लिख रहे हैं, थोड़ी उत्सुकता है जानने की, क्या जॉनर की फिल्म होगी? इट विल बी अ रॉम-कॉम। अच्छा, रॉम-कॉम, बिकॉज मुझे रिश्तों में बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि रिश्ते लोगों के कैसे, एंड इट्स अ वेरी यंग फिल्म, इट्स अ वेरी यूथ ओरिएंटेड फिल्म। एंड मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, मगर इतना है कि it's about how you fall in love and how you fall out of love. अच्छा, So it's a bit like that. चलिए मयूर जी, ये हम पूछेंगे भी नहीं कि ज़्यादा बताइए, हम ये बता सकते हैं कि आप जब भी फिल्म बनाएंगे बहुत अच्छी बनाएंगे। Thank you so much for being with us. Thank you so much for having me. तो दोस्तों, ये थे मयूर पुरी, और ये मिस्टर पुरी और मिसेस पुरी के लिए खास है, यानी मयूर के माता जी और पिताजी के लिए। इसी शो पर आपने सुना था कि मयूर पुरी डज नॉट नो हिज जॉब। इसी शो पर आप सुन लीजिए कि मयूर पुरी मोर देन नोज हिज जॉब, ही हैज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। एंड आने वाले दिनों में आप देखिए आपका बेटा कहाँ फंसता है। गाइज, विल लीव यू विद दैट। हमारी मुलाकात